हाय गाइस, I'm शहजाद और मैं वेलकम करता हूँ आपको आज के स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे प्योरली रिसर्च के बारे में। जब भी कोई भी जो है स्टूडेंट एमफिल कर रहा होता है या फिर पीएचडी कर रहा होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। अगर तो वो पीएचडी कर रहा है तो डेफिनेटली उसका लेवल जो है कुछ हाई होता है और उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, बिकॉज वो ऑलरेडी जो है एमफिल कर चुका होता है और उसे चीज़ों का पता होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा। लाइक जो भी रिसर्च पेपर होते हैं मोस्टली जो है 90-95% जो रिसर्च पेपर होते हैं वो पेड होते हैं। आप जो है पे करेंगे एंड देन फिर वो रिसर्च पेपर डाउनलोड होता है, देन फिर आप जो है उसे रीड करते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है आपका, जो कि मेन प्रॉब्लम है आपका। दूसरा फिर ये है कि उन्हें आइडिया होता ही नहीं है कि स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है, करना क्या है, क्या नहीं करना। ये सेकंड प्रॉब्लम है आपका। तीसरा फिर ये है कि वो सुपरवाइज़र जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि हाँ, कौन सा सुपरवाइज़र जो है उन्हें चाहिए होता है। ये तीसरा फेज़ होता है। और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे होते हैं टूल्स को लेके और अपने जो है डोमेन को लेके। तो ये सारी की सारी जो है वो प्रॉब्लम्स उसके माइंड में चल रही होती हैं और इसी वजह से जो है मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास 80 से 90% लोग जो है वो नहीं करते रिसर्च बेस्ड वर्क। वो क्या होता है कि जान छुड़ा लेते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करते हैं और अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं। लेकिन रिसर्च बेस्ड जो है लोग वही कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जिन्हें एजुकेशन सेक्टर में जो है काम करना होता है या फिर ये है कि जो जिनकी हॉबी होती है रिसर्च करना। तो इसी वजह से जो है रिसर्च कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए जो रिसर्च न्यू कर रहे होते हैं, सबसे पहली बात ये है कि भाई आपने अपना डोमेन को जो है सेट करना है। लेट सपोज मेरे पास जो है काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का। तो अगर मैं रिसर्च करूँगा तो बजाय इसके कि मैं किसी जेनेटिक एल्गोरिथम पे रिसर्च करूं, बजाय इसके कि मैं किसी भी ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करूं जो हट के हो। लेट्स सपोज मैं नेटवर्किंग का कोई टॉपिक ले लेता हूं, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। वाई? बिकॉज वो मेरा डोमेन नहीं है। डोमेन का मतलब ये है कि मैंने 6 साल 8 साल या 9 साल काम किया हुआ है प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग को लेके। तो अगर मैं कोई टॉपिक ऐसा लेता हूँ जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, या फिर ये है कि किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी हमारी प्रोग्रामिंग से, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर मैं नेटवर्किंग करता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट दिखानी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा बेसिक्स को, जो कि जो है नेटवर्किंग की होंगी। बिकॉज जाहिर सी बात है जब हम बैचलर की बात करते हैं तो अगर कोई बंदा एमफिल कर रहा है तो हो सकता है उसने बैचलर जो है 10 साल पहले किया, हो सकता है 15 साल पहले किया हुआ हो, या फिर हो सकता है उसने 6 साल पहले किया हुआ हो। तो काफ़ी ज़्यादा जो है गैप आ जाता है और जाहिर सी बात है अगर वो नेटवर्किंग का नहीं है तो उसके माइंड में वो जो है नहीं होंगी चीज़ें, तो उसे रिकॉल करनी पड़ेंगी सारी की सारी चीज़ें। प्लस में जो वो टॉपिक लगेगा, जाहिर सी बात है एडवांस लेवल का कोई टॉपिक होगा, वो तभी तो रिसर्च कर रहा है, तो उसको फिर उस लेवल पे जाके जो है चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपने जो टॉपिक लेना है वो आपके डोमेन के हिसाब से ही लेना है, जहाँ पे आप जो है एटलीस्ट कंफर्टेबल हों। मैंने जब टॉपिक लिया था, मैंने जो है वो प्रोडक्शन पे लिया था बाय यूजिंग द सोर्स कोड मैट्रिक्स। हालांकि मुझे सोर्स कोड का पता नहीं था, मैट्रिक्स का पता नहीं था और मशीन लर्निंग में भी मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं थी। लेकिन ये है कि मुझे पता था कि वो सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड है, तो मुझे जो है इतनी प्रॉब्लम नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स आई 2 साल में, तो मैंने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया और मैंने उन प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप फिक्स किया। तो डोमेन आपने सेलेक्ट करना है, किस डोमेन में आप वर्क करना जा रहे हैं। वो आपका अपना डोमेन होना चाहिए या उससे रिलेटेड कोई डोमेन होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग कि उसका सेकंड फेज़ होता है कि आपने जो है रिसर्च पेपर पे रिसर्च करनी है ताकि आपको टॉपिक्स का आइडिया हो। लेट्स सपोज आपने XYZ जो है वो टॉपिक डिफाइन किया। लेट्स सपोज मैंने जो है डिफाइन किया कि भाई पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशंस। अब पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशंस में मैंने माइंड तो बना लिया कि मैंने पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशंस पे जो है रिसर्च करनी है। तो जाहिर सी बात है मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ ऑलरेडी जो है कितने पेपर्स लिखे गए हैं पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशंस पे। अगर आप पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशंस की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक एल्गोरिथम होगा, पता नहीं कितने एल्गोरिथम हो गए, चाहे वो बैड एल्गोरिथम हो, जेनेटिक एल्गोरिथम हो, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम हो, और भी काफ़ी ज़्यादा आपको एल्गोरिथम मिल जाएंगे जिन पे रिसर्च की हुई होगी। उसके बाद में आपने 10 15 20 या 25 जितना भी टाइम है आपका, मैक्सिमम जो है आपने रिसर्च पेपर देखने हैं। मैंने क्या किया, जब मैं जो है
पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशंस जो है वो कर रहा था, बिकॉज मैं क्लासिकल कोकोमो मॉडल में मेरी रिसर्च थी। तो मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़े जिनमें बैड एल्गोरिदम का जो है ज़िक्र था, जिनमें जेनेटिक एल्गोरिदम का ज़िक्र था, और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें मुझे देखने को मिली, ठीक है। तो मुझे जब मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा जिन्हें जो पर्सन्स थे उन्होंने जो जेनेटिक एल्गोरिथम को लेके पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशंस की थी, ठीक है। तो वैसे तो मैंने जो है अपना पूरा काम मुकम्मल कर लिया था, लेकिन कुछ जो है चीज़ों को क्लियर करने के लिए या अपने रिजल्ट से जो है वो कंपेयर करने के लिए मैंने क्या किया, वो जेनेटिक एल्गोरिथम की 2 वैल्यूज़ ले ली जो कि पैरामीटर ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू थी, ठीक है। उन्हें मैंने फिर अपने जो डेटा सेट पे अप्लाई किया एंड देन एट द एंड में रिजल्ट्स को मैंने दिखा दिया। तो अगर तो आप मैक्सिमम जो है रिसर्च पेपर नहीं पढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको आइडिया क्लियर नहीं होगा। एक दफ़ा आपने कोई XYZ जो पेपर पढ़ा, आपको लगा कि हाँ ये पेपर में जो है ये बात कर रहे हैं, इन्होंने जो है जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर जो है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकता हूँ। तो एक तो टॉपिक आपका जो है वो क्लियरली हो सकता है कि आप पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशंस तो कर रही हैं, लेकिन आप बाय यूजिंग द हिल क्लाइंबिंग मेथड जो है वो एल्गोरिथम, या बाय यूजिंग द बैट एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप उस पेपर को लेंगे, जाहिर सी बात है, एंड देन फिर आपके पास जो ऑलरेडी जो है नॉलेज होगी और फिर आप जो है रिसर्च अपनी स्टार्ट करेंगे लेट्स सपोज बैट एल्गोरिथम को लेके, या हिल क्लाइंबिंग, या रैंडम सर्च, या कोई भी जो है जो भी मेथड या एल्गोरिथम आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो रिसर्च पेपर आपने डाउनलोड किए फ्री ऑफ कॉस्ट, एक टूल है, आपको हम जो है बता देंगे कि इस टूल को लेके आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। डोमेन सेलेक्ट किया, रिसर्च पेपर पढ़े आपने, जाहिर सी बात है पढ़ने से पहले आप डाउनलोड भी करेंगे। रिसर्च पेपर आपने पढ़े, आपने एक टॉपिक जो है वो डिसाइड किया कि हाँ इस टॉपिक में मुझे चलना है, देन फिर आप जो है उस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि हाँ मैंने बैट एल्गोरिथम की बात की कि हाँ भाई जो है आप पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशंस जो है बैट एल्गोरिथम पे कितने पेपर्स लिखे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि बैट एल्गोरिथम्स पे कितने पेपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया होगा कि हाँ जो है कितने पेपर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं और मैं कहाँ पे फिट हो सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डीपली जाते हैं। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होती हैं जब आप रिसर्च की बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जॉब्स कर रहे होते हैं 9 to 6। अब ज़ाहिर सी बात है 9 to 6 अगर वो जॉब करते हैं और सैटरडे संडे लेट्स सपोज उनका ऑफ होता है, तो 9 to 6 जॉब कर रहे होते हैं, तो उसके बाद में तो उनकी बैटरी तो वैसे ही डाउन हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है। तो वो इतना रिसर्च जो है वो नहीं कर पाते, ज़्यादा मैक्सिमम जो है 2 घंटे कर लेंगे, 3 घंटे कर लेंगे, 4 घंटे कर लेंगे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं। या लेट्स सपोज अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, 4-5 बच्चे होंगे, तो सैटरडे संडे तो उनका वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो उनको काफ़ी ज़्यादा कम टाइम मिल रहा होता है, इसी वजह से वो इतनी डीपली जो है चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर एक पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा है और उसे इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है, या लेट्स सपोज वो PhD करने फ़ॉरेन चला गया, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी फैमिली तो उसके साथ नहीं होगी, उसके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, तो वो रिसर्च करने में उसको आसानी हो जाती है। तो आपने जो है टूल्स भी देखने हैं कि लेट्स सपोज आपने बैड एल्गोरिथम जो है अप्लाई करना है और आपने रिसर्च में जो है उसी को लेके चलना है। टूल्स की जब बात आती है तो फिर टूल्स आपने जो रिसर्च करनी है कि वो कौन से टूल्स हैं जो कि एडवांस टूल्स हैं और जिन्हें लेके आप इजीली क्विकली अपनी जो है वो परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जब मैं जो है काम कर रहा था तो मेरे जो सुपरवाइज़र साहब थे वो जो है वीका पे काम करते थे, और वीका बहुत ही अच्छा टूल है जो है साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए, और वाइडली यूज़ होने वाला टूल है साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन जब मैंने रिसर्च की, थोड़ा सा मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि हाँ जो है वो K9 एक टूल है और बहुत ही अच्छा टूल है, लेटेस्ट टूल है, उसके ज़रिए भी हम क्विकली जो है वो कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं वीका पे जाता और मैं वीका को सीखता, तो मैंने K9 को सीखना बेहतर समझा और मैंने वो अपनी पूरी रिसर्च जो है वो K9 पे कर दी। तो टूल्स को जो है सेलेक्ट करते हुए हमेशा आपको ख़्याल रखना है। फिर बात आती है कि जब आप जो है प्रॉपर पेपर जो है रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हों, तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि जो है ना जो फॉर्मेट या जो ऑलरेडी जो टूल होगा स्पेसिफिक जो है लिखने के लिए रिसर्च पेपर वही यूज़ कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। आप पहले एटलीस्ट जो है ना वर्ड पे अपना पूरा पेपर लिखेंगे, ठीक है, पूरा पेपर लिखेंगे, फिर फॉर्मेटिंग वगैरह आप जो है हमेशा उस प्रोफेशनल टूल या वो जो रिकमेंडेड होगा किसी भी जर्नल से या किसी जो सुपरवाइज़र ने आपको कहा होगा उसको आपने आप जो है एट द एंड में करना है, ठीक है।
क्योंकि अगर आप जो है उस टूल को लेके बैठ गए तो वो पहले आप वो टूल सीखेंगे, उसके बाद में जो है कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग करेंगे ये वो। और अगर आप जो है एक वर्जन आपने वर्क किया, आप सुपरवाइज़र के पास गए, फिर वो कहेगा ये चेंज कर दो, ज़ाहिर सी बात है टाइम काफ़ी ज़्यादा आपका जो है कंज्यूम होगा। तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी है जिससे आपका जो है टाइम कंज्यूम हो। आपने वर्ड में जो है वर्क करना है पूरे का पूरा। जब आपने देखा कि हाँ मेरा पूरे का पूरा रिसर्च पेपर जो है मैंने लिख दिया, और मतलब जो है वो तकरीबन जो है वो लिख दिया, या फिर ये है कि अगर आपको सुपरवाइज़र कहता है कि हाँ भाई उसे प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आओ, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप जो है वो पर्टिकुलर टूल जो है यूज़ करेंगे, चाहे वो जर्नल रिकमेंड करता है, चाहे वो प्रोफेसर आपका जो है रेकमेंड करता है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि ये sci-hub.se, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप पेपर को डाउनलोड्स करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशंस विथ जेनेटिक एल्गोरिथम। ये एक टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जो है मुझे पेपर्स जो है देखने हैं। मेक श्योर कीजिएगा, आप अगर पेपर देखने हैं आपने, तो आप जाएंगे सिंपली गूगल स्कॉलर्स। तो ये scholar.google.com, यहाँ पे आप सेम कीवर्ड लिखेंगे जो भी आपने जो है पेपर देखना है। तो ये देखें, आपको जो है यहाँ से पेपर, ये देखें, और लेट्स सपोज मुझे ये वाला पेपर चाहिए। जस्ट आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। एल्डेन। ओके गाइस, तो लेट्स सपोज आपको ये वाला पेपर चाहिए, तो देखें ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा सेम सेम वेबसाइट पे। बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन पेपर्स के लिए हमेशा आपको जो है गूगल स्कॉलर पे ही जाना है। मैंने डायरेक्ट यहाँ सर्च किया था गूगल पे। तो देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको जो रजिस्टर होना पड़ेगा या फिर पे करना पड़ेगा इस पेपर के लिए। लेकिन मैं सिंपली यूआरएल कॉपी करता हूँ, इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, यूआरएल में पेस्ट करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ, एंड बूम। तो देखें ये रिसर्च पेपर आपका जो है सामने आ चुका है। अब आप इस रिसर्च पेपर को जो है डाउनलोड कर लें। रिसर्च पेपर आपका डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप जितने भी रिसर्च पेपर्स पे आपने रिसर्च करनी है वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई जो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी आपको जो है अमाउंट खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा गाइज, अगर जो है वो सुपरवाइजर की बात आए, तो सुपरवाइजर हमेशा आपको जो है अपनी यूनिवर्सिटी या जो भी इदारा है आपका वो पहले देता है। फिर वो सुपरवाइजर आपको गाइड करता है कि आपने किस जो है वो टॉपिक पे काम करना है, क्या आपके लिए बेहतर है, ठीक है। लेकिन आप अपना जो है वो को सुपरवाइजर हमेशा उसे ही रखें जो टॉपिक से रिलेटेड हो। लेट्स सपोज अगर आपका जो सुपरवाइजर है वो है ही मशीन लर्निंग का, और आपका जो टॉपिक है वो भी मशीन लर्निंग पे ही है, तो बात ठीक है, वो आपको गाइड करता रहेगा। आपको जो है ना थोड़ी बहुत हिंट उनसे मिलती रहेगी, थोड़ी बहुत हेल्प आपकी वो कर देंगे। और जो भी आपने चीजें जो है वो कंपाइल की होंगी वो उन्हें वेरीफाई कर देंगे। लेकिन एक रियल केस कह लें या इन सम केसेस कह लें कि बातों का ये होता है कि आपका सुपरवाइजर जो है आपको एक टॉपिक सजेस्ट करता है, लेकिन आपने कहा नहीं, मैंने वो नहीं करना, मैंने अपने मर्जी का जो है वो टॉपिक करना है। लेट्स सपोज आपने जो है वो नेटवर्किंग पे ले लिया टॉपिक, अब आपका सुपरवाइजर तो मशीन लर्निंग का है, टॉपिक आपका जो है वो नेटवर्किंग का है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी। तो इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, जो को सुपरवाइजर होगा आपका वो आप रखेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड, या फिर ये कि एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे कि मुझे जो है अपना सुपरवाइजर चेंज करना है बिकॉज ऑफ द टॉपिक्स। तो ये छोटी छोटी सी जो है वो चीज़ें हैं जिन्हें लेके आप रिसर्च को आगे बढ़ सकते हैं, जिन्हें लेके आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।